नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो लघु उपन्यास सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है तोमार जे दोखिन मुख। इसकी लेखिका हैं शिवानी जी। आइए सुनते हैं तोमार जे दोखिन मुख। गंभीर रात्रि की गहन शून्यता में तमिलनाडु एक्सप्रेस तेजी से वन अरण्यों को चीरती चली जा रही थी। उस सुदीर्घ यात्रा में अपने डिब्बे का एकांत सहसा मुझे भयावह लगने लगा था। एक बार कंडक्टर आकर बड़ी नम्रता से पूछ भी गया था, मैडम, यदि आपको अकेले में सफ़र करने में आपत्ति हो तो बगल के डिब्बे में ऊपर की एक बर्थ खाली है। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, कह मैंने उसका विनम्र प्रस्ताव फेर दिया। अटपटे अनचिन्हे यात्रियों के साहचर्य से मुझे एकांत ही अच्छा लगता है, किंतु अंधेरा होते ही वही एकांत मुझे सहमा गया। बत्ती जलाकर मैंने एक बार पढ़ी पत्रिकाओं को फिर उल्टा पलटा, चिटकनी ठीक से लगी है या नहीं यह भी देखा, सिरहाने की खिड़की के दोनों शटर चढ़ा दिए। फिर भी न जाने कैसा भय लग रहा था। इससे पूर्व भी कई बार अकेले कूपे में यात्रा कर चुकी थी, किंतु ऐसे अस्तित्व बोध ने कभी नहीं सहमाया। मन ही मन मनाती जा रही थी कि किसी सद्गृहस्थ परिवार सहयात्री बन जाए, क्योंकि कंडक्टर कह गया था नागपुर से प्रायः ही भीड़ बढ़ती है। नागपुर में कोई परिवार तो नहीं आया, किंतु एक के बाद एक दो सहयात्रियों ने मेरे सशंकित चित्त को स्वयं शांत कर दिया। एक महाराष्ट्रियन महिला केवल एक टोकरी और एक बटुआ लेकर ठीक मेरे सामने की बर्थ पर आकर बैठ गई तो मेरा चित्त विषण हो गया। मैं समझ गई थी कि उसकी यात्रा निश्चय ही ह्रस्व होगी, शायद 3-4 स्टेशन बाद ही उतर जाए, क्योंकि संसार की कोई भी नारी दीर्घ यात्रा बिना सामान के संपन्न नहीं कर सकती। मेरा अनुमान ठीक ही था। मुझे वर्धा तक कुछ काम था, गांधी साहित्य पर रिसर्च कर रही हूँ। नागपुर बहन के पास आई थी, अब दूसरी बहन के पास जा रही हूँ। चौथा स्टेशन पड़ेगा। मेरी वह प्रगल्भ सहयात्रिणी उस संक्षिप्त अवधि में भी निरंतर मैना सी चहकती अपना पूरा परिचय मुझे दे गई थी। उसका नाम अनसुया पटवर्धन है। विवाह नहीं किया, लड़कियों के किसी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने ही उसे पीएचडी के लिए प्रेरित किया है। वृद्धा माँ साथ रहती हैं, इसी से विवाह नहीं किया। उसने लजाकर कहा, मैं विवाह कर लेती तो माँ को कौन देखता। फिर एक भाई भी है, एकदम आवारा, गत 7 वर्षों से लगातार हाई स्कूल में फेल हो रहा है। उसके भरोसे माँ को नहीं छोड़ सकती। इसी से कल ही लौट जाऊंगी। वह यदि नहीं बतलाती तब भी मैं जान जाती कि वह कुंवारी है। 32 वर्षों का संचित कौमार्य उसकी प्रत्येक विचित्र गतिविधि में स्पष्ट होकर उभर रहा था। कभी चश्मा खोल आंखों में किसी दवा की बूंदें छोड़ती, कभी सरदर्द की गोली बटुए से निकाल मुंह में धर लेती, कभी नाड़ी पकड़ उसी का स्पंदन सुनने लगती और फिर सहसा बटुए से अपने किसी गुरु का विवर्ण चित्र निकाल ललाट में लगा होठों ही होठों में न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदाने लगती। मैंने उससे उसके उन गुरु के चित्र के विषय में कुछ नहीं पूछा। इससे शायद उसे निराशा भी हुई। फिर वह स्वयं ही कहने लगी, पिछले वर्ष काशी में इनके दर्शन हुए, वहीं दीक्षा मंत्र लिया, 225 वर्ष के हैं। मुझसे बोले, बेटी दुखी क्यों है। मैंने कहा, महाराज, इस अनित्य संसार और जगत के कष्ट की ज्वाला से दग्ध हूँ। बोले, तुम्हारा कष्ट देखकर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक शब्द दूंगा, उसे ग्रहण करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त कष्टों की परम निवृत्ति हो जाएगी। उन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र दिया और मेरी ही आंखों के सम्मुख अकस्मात अंतर्निहित हो गए। सुना है ऐसे दिव्य पुरुष महानिशा में भी संचरण करने में समर्थ होते हैं। आहा, कैसा ज्योतिर्मय रूप और भव्य मुखमंडल, पर कैसी अपार करुणा। भावावेश में अनसुया पटवर्धन दोनों आंखें बंद कर झूम ही रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। चित्र को बटुए में डाल वह किसी षोडशी की फुर्ती से उछली और चट द्वार खोलकर फिर अपनी बर्थ पर बैठ गई।
द्वार पर एक भुजंग सा काला व्यक्ति खड़ा हो गया। पीछे पीछे कंडक्टर था। क्षमा कीजिएगा, आपको यदि आपत्ति ना हो तो मैं क्या ऊपर का बर्थ लेने की दृष्टा कर सकता हूँ? ये लेडीज़ कूपे हैं, इसमें आप कैसे आ सकते हैं? मेरा स्वर शायद आवश्यकता से अधिक ही रूखा होता था। इस बार उस यात्री की कैफियत देने उसके पीछे खड़ा बौना कंडक्टर आगे बढ़ाया। आई नो मैडम, पर कहीं भी कोई बर्थ खाली नहीं है और यह बेचारे बीमार हैं। मृत्यु शैया पर पड़ी बहन को देखने जा रहे हैं। यदि आप लोग दया करें तो शायद बहन का मुंह देख लें। खीसें निपोड़ता वह ऐसे विनम्र होकर दोहरा हो गया जैसे वह स्वयं अपनी पैरवी कर रहा हो। मैं समझ गई कि उसकी मुट्ठी पर्याप्त मात्रा में गर्म की गई है। आप किसी अन्य महिला को हमारे डिब्बे में भेज इनकी बर्थ उन्हें क्यों नहीं दे देते? मैंने भुनभुना कर कहा। जानता हूँ मैडम, जानता हूँ, वही किया था, पर सब अपने परिवार के साथ हैं। लंबी यात्रा में सब एक साथ रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आ जाइए, ब्रदर कम इन। अनसुया पटवर्धन ने स्नेह विगलित स्वर में उस अनजान यात्री को अपना अविवेकी आमंत्रण दिया तो मेरे जी में आया कि तत्क्षण उसे चीर कर धर दूं। उसका भला क्या बिगड़ेगा? चौथे स्टेशन पर पल्ला झाड़कर चल देगी। मुझे ही तो उस भयावह व्यक्तित्व का सानिध्य रात भर सहना पड़ेगा। शायद मेरे हृदय की भुनभुनाहट मेरे चेहरे पर स्पष्ट होकर उभर आई थी। अनुसुया पटवर्धन मेरे दोनों हाथ पकड़कर हंसने लगी। नाराज हो गई बहन? बर्थ देने न देने वाले हम तुम नहीं हैं, प्रयोज्य करता है स्वयं परमात्मा। त्वचा हृषिकेश हरिस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वास्तविक प्रेरक वही हैं, मैं या तुम नहीं। समत्व ही योग है। बेचारा यदि एक बर्थ पाकर अपनी बहन का अंतिम दर्शन कर लेता है तो हमें कैसी आपत्ति? थैंक यू मैडम। वह व्यक्ति कृतज्ञता से दोहरा होता बर्थ के एक ही कोने पर बैठ गया। अब तक मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। सहसा मुझे झटका लगा। कैसे पहचाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था। मैं द्रुत गति से अचल स्मृति की अतल गहराई से पूर्व परिचित चेहरे खींच खींच कर उससे मिलाने लगी, किंतु स्मृति मेरी प्राणांतक चेष्टा के बावजूद अचल बनी जा रही थी। जी में आ रहा था, पूछूं कौन हो तुम, कहाँ परिचय हुआ है पहले? भयावह रूप से काला चेहरा, सफ़ेद सफ़ेद दांतों की खिसियाई सी हंसी और धृष्ट आँखों की तीखी मुखर दृष्टि जो बार बार मेरे चेहरे पर निबद्ध हो रही थी। तब क्या वह भी मुझे पहचानने की चेष्टा कर रहा था? पहचान कर भी न पहचान पाने की अकुलाहट मुझे और भी सहमा रही थी। अच्छा, तो आप भी मद्रास जा रहे हैं? अनुसुया पटवर्धन उस यात्री से ऐसी अंतरंगता से बतियाती चली जा रही थी जैसे वह उसका कोई बहुत दिनों बाद मिला आत्मीय हो। चलिए, इनका साथ हो जाएगा, नहीं तो बेचारी अकेली ही जाती, मैं तो बीच में उतर जाऊंगी। ओह, तो आप भी मद्रास जा रही हैं? उसने हंसकर पूछा और एक क्षण के लिए उस गतिहीन शब्दहीन दृष्टि विनिमय ने मेरे संदिग्ध चित्त को सचेत कर दिया। कैसी मूर्ख थी यह अनुसुया पटवर्धन। यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि यह बीच में ही उतर जाएगी और मैं मद्रास जाऊंगी। फिर मद्रास तक की यात्रा के लिए यह विचित्र यात्री एक सामान्य सा थैला भी तो नहीं लिए था। एक क्षण को 2 दिन पूर्व पढ़ी गई अखबारी कतरन की स्मृति मुझे भयत्रस्त कर गई। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या, हत्यारा फरार। अनुसुया का अनर्गल प्रलाप बड़ी देर तक चालू रहा। वह यात्री किसी लंगूर की लपक से लपकता कब का अपनी बर्थ पर चढ़कर सो गया था। जैसे जैसे अनुसुया का गंतव्य स्टेशन निकट आ रहा था, मेरा शंकालु चित्त काल्पनिक दुर्घटनाओं का जाल बुनता सहमा जा रहा था। फिर मैं उसी उलझन में अपना भावी निश्चय ले चुकी थी। अनुसुया के उतरते ही मैं स्वयं गार्ड से जाकर कह दूंगी कि या तो मेरे डिब्बे में किसी महिला यात्री को भेजने की व्यवस्था करें या इस समाज विहीन रहस्यमय पुरुष यात्री को अन्यत्र भेजें। कोई भी महिला यात्री अकेले डिब्बे में पुरुष यात्री की उपस्थिति पर आपत्ति प्रकट कर उसका स्थानांतरण करा सकती है, यह रेल नियम मैं जानती थी।
फिर मेरा पक्ष तो और भी सबल था, लेडीज कूपे में वह कैसे आ गया। किंतु अनसुया पटवर्धन मुझसे भावभीनी विदा लेकर उतरी तो वह धृष्ट व्यक्ति स्वयं ही छिपकली सा नीचे की बर्थ पर सरक कर लेट गया। मैं उठकर बाहर जाने के लिए चप्पल पहन रही थी और जैसा कि प्रायः होता है, ठीक ऐसे अवसरों पर चप्पलों का जोड़ा विधुर बना दूसरी चप्पल ढूंढने भारी भरकम बक्सों के पीछे भागने लगता है। मुझे भी अपनी एक चप्पल नहीं मिल पा रही थी। यह रही मैडम। वह मेरी एक चप्पल हाथ में लिए अपनी वही खिसियाई हंसी हंस रहा था। मैं चौंक कर मुड़ी। शायद सरकार मेरी सीट के नीचे आ गई थी। फिर एक लंबी सांस खींचकर वह किसी दार्शनिक की भंगिमा में बड़े गंभीर स्वर में कहने लगा, समय की बलिहारी है, कभी ऐसे ही तुमने मुझे चप्पल दिखाकर थर थर कपा दिया था। मेरा कलेजा भय से हिम हो गया था। कौन था यह? कौन? शायद तुमने पहचाना नहीं। क्यों, अब भी याद नहीं आया? यह दांत देखो, अब शायद पहचान लोगी। आज से 35 वर्ष पूर्व तुम्हारे भाई के उस घातक मुक्के ने इसको स्मृति चिन्ह बनाकर छोड़ दिया था। भद्दा लगता था, इसी से विशालाक्षी ने एक दिन जिद कर यह सोने की कैप लगवा दी। अब याद आया? हे भगवान, तब क्या यह हबागा आज 35 वर्ष बाद मेरे भाई के मुक्के का प्रतिशोध लेने मुझे ढूंढता यहाँ आया था? पहचान लिया था। कैसी मूर्खा थी मैं, जो अब तक नहीं पहचान सकी। उसे भला भूल सकती थी? उस दानव की विचित्र गतिविधि जिसने कभी मेरा जीना दूभर कर दिया था, जिसके लिखे 17 पृष्ठों के सुदीर्घ प्रेम पत्र आदिवासी शत्रुओं के विष बुझे तीरों की भांति हॉस्टल छोड़ने पर भी मेरा पीछा करते थे, जिसको देखते ही मेरा सर्वांग घृणा और भय से सिहर उठता था, जिसकी धृष्ट हंसी मेरे भाई के सशक्त मुक्के से भी म्लान नहीं हो पाई थी, जो निरंतर छाया की भांति मेरा पीछा करता, मेरा छाया ग्रास निगलता, मेरे छात्र जीवन में पूरे 5 वर्षों तक विष घोलता रहा था। उसे भला भूल सकती थी? फिर एक बार सहसा साहस कर मैंने भरी कक्षा में ही उसे बुरी तरह फटकार दिया था। आज अंतिम बार तुम्हें चेतावनी देती हूँ राघवन, ऐसे मेरा पीछा किया तो फिर मेरे इस ब्रह्मास्त्र को देख लो। कह मैंने अपनी चप्पल दिखा दी थी। सार्वजनिक सभा में दी गई मेरी वह मुंहफट फटकार पाकर उस दिन से उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था और मुझे यूं उस घिनौने व्यक्ति से मुक्ति मिल गई। इतने वर्षों में वह फिर मुझे आज तक कभी नहीं दिखा, जबकि प्रायः ही इधर उधर जाने पर मेरे सहपाठी मिलते रहते थे, और आज पूरे 35 वर्षों के पश्चात वह अचानक फिर मुझसे टकरा गया। मेरे लिए टकराहट निश्चय ही सुखद नहीं थी, क्योंकि बार बार वह अपने सोने के दांत की भग्न प्राचीर चमकाता मेरे भाई के मुक्के का उल्लेख करता जा रहा था। एक प्रकार से मैं उसके उस दंत के खंडित वैभव के लिए उत्तरदायी थी। उस बार जब मैं पौषोत्सव के मेले से लौट रही थी तो वह न जाने कहाँ से सहसा प्रकट हो मेरे पीछे लग गया। तब तक उसे चप्पल की चेतावनी नहीं मिली थी। जितनी ही तेजी से मैं अपनी चाल बढ़ाती, दुगनी तेजी से वह अपनी लंबी लंबी डगें भरता, छाया बनके मेरा अनुसरण कर गुनगुनाने लगा। तभी उसने अचानक अपने निर्लज्ज आचरण से मेरा खून खौला दिया। एकदम बढ़ मेरे स्कंध पर हाथ धर जैसे ही उसने 12th नाइट के प्रणय की प्रेमोन्मत्त पंक्तियां दोहराई, मैंने पलटकर उसे करारा तमाचा जड़ा और तेजी से भागी। वह शायद अंधेरे में अपने मित्रों के साथ आगे आगे जा रहे मेरे भाई को नहीं देख पाया था। वह आगे बढ़ा और उधर मेरे भाई मेरी फरियाद सुन उतनी ही उग्रता से पीछे पलटे। साथ में था उनके साथियों का पूरा झुंड। यह तब की बात है जब मित्र की बहन स्वयं अपनी भी बहन हुआ करती थी। शेक्सपियर की भावभीनी पंक्तियों की आवृत्ति का पुरस्कार राघवन को तत्काल मिल गया था। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी अगले भाग में। नमस्कार दोस्तों।